हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट आप लोगों के सारे एग्ज़ामिनेशंस हो गए होंगे, 2-3 एग्ज़ाम बचा होगा। मैं आशा करता हूँ कि वो सारे एग्ज़ामिनेशंस भी आप लोगों के अच्छे जाएँगे, ठीक है? तो सीधे मुद्दे पर चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ ब्लॉक 3 एंड 4 तो ये जो क्या है ना, ये जो ब्लॉक आप लोगों को दिख रहा है ये एक्चुअली बीपीएससी 134 का है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि इससे पहले इसी बीपीएससी 134 का 2 वीडियो सीरीज़ आ चुका है, ठीक है? इसी बीपीएससी 134 की 2 वीडियो सीरीज़ आ चुकी है, जिसमें से एक था पूरा डिटेल डिस्कशन का ब्लॉक 1 का और दूसरा जो था उसमें मैंने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के क्वेश्चंस को कवर करवाया था। तो आज का जो ये वीडियो सेशन होगा बीपीएससी 134 का वो लास्ट वीडियो सेशन होगा। इसमें हम लोग ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जब हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो उसके साथ-साथ ही हम लोग इस बुक के अंदर जो मौजूद टॉपिक्स हैं ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 के तो उन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? तो खैर समय बर्बाद नहीं करते, अब सीधे चलते हैं मुद्दे पर। जो ब्लॉक 3 है ना, इसमें टोटल आपके शायद 4 चैप्टर हैं जिसका नाम कुछ इस तरह से है। पहला चैप्टर है शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण, दूसरा है शीत युद्ध का अंत और आईआर पर उसका प्रभाव और उसके बाद तीसरा है शक्ति के उभरते केंद्र और चौथा है वैश्वीकरण, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। तो इतना समझ में आ गया, अब सीधे-सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या है? तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? तो चलिए मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ शीत युद्ध क्या है। देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या था ना कि ये जो शीत युद्ध है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था और ये मूल रूप से हुआ था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, ठीक है? और इस युद्ध में कोई ऐसा है कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ठीक है? इसमें केवल और केवल बोले तो बातों की लड़ाई हुई थी, हथियार-वथियार सब तैयार था कि कुछ भी हो सकता था, युद्ध हो सकता था, लेकिन युद्ध ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा गया, ठीक है? मतलब ठंडा युद्ध, एकदम शिथिल सा युद्ध, ठीक है? और इसी युद्ध को शस्त्र सज्जित शांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? एक्चुअली अगर इसको हम ऐसे देखें सामान्य तौर पर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उसके आश्रित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों के बीच जो भू राजनीतिक मतलब भौगोलिक क्षेत्र में जो तनाव उत्पन्न हुआ था ना, उसी तनाव की अवधि को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं और ये 1945 में स्टार्ट हुआ था क्योंकि उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है? इसमें 2 महाशक्तियाँ थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? तो पूरा का पूरा विश्व 2 भागों में बँट गया था। एक 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 मतलब जो बड़े राज्य थे, तो उसमें से कुछ राज्य अमेरिका के पाले में चले गए थे और उसमें से बाकी बचे कुछ राज्य सोवियत संघ के पाले में चले गए थे, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय में पूरा का पूरा विश्व 2 गुटों में बँट गया, ठीक है? द्विध्रुवीय हो गया पूरा विश्व। एक ध्रुव कहलाया सोवियत संघ वाला जो कि रसिया वाला ध्रुव था और दूसरा ध्रुव कहलाया संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नेतृत्व जो मुख्य मुद्दा था वो था पूंजीवाद, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद को मानता था, ठीक है? जबकि सोवियत संघ या कह लें कि जो अभी का रसिया है, वर्तमान रसिया, ये साम्यवाद को मानता था। तो पूरे के पूरे विश्व इन्हीं दोनों संस्करणों में विभक्त हो गए थे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? शीत का जो ये जो शीत युद्ध है, इसमें शीत शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच जैसे कि अमेरिका और रसिया के बीच में कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये जो शब्द है ना, ये जो शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर, इस शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग जॉर्ज ऑरवेल ने किया था 1945 ईस्वी में। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि ये जो शीत युद्ध है ना, इसमें 2 नेतृत्व था, एक अमेरिका का और दूसरा सोवियत संघ का। तो अमेरिका के साथ में कौन-कौन से देश जुड़े थे? तो उसमें जुड़े थे यूके, फ्रांस और उसके बाद ब्रिटेन इत्यादि, ठीक है? जबकि सोवियत संघ की बात करें तो इसमें जुड़ा था आपको छोटे-मोटे जो देश थे जैसे कि यूक्रेन था, उसके बाद आपको क्या कहते हैं ये पोलैंड था, तो ये सब 2 देश जो है ना सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है? और उस समय सोवियत संघ को यूएसएसआर यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था, जो कि आज वर्तमान में रसिया है, ठीक है? तो अब आप लोग शीत युद्ध क्या है इसको समझ गए होंगे। वास्तव में क्या था? केवल और केवल 2 गुटों के बीच का एक वाक युद्ध था, बातों का युद्ध था और इसमें कोई भी हथियार से युद्ध नहीं लड़ा गया था और इसे हम शस्त्र सज्जित शांति के भी नाम से जानते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के परिणाम और कारण और परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो वास्तव में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शीत युद्ध का आखिर कारण क्या था, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शीत युद्ध में दो मुख्य देश थे। एक तो था अमेरिका, ब्रिटेन और मतलब अमेरिका एक का नेतृत्व करता था जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और यूके आदि शामिल थे, ठीक है? यूके ही ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम ही ब्रिटेन है। तो और दूसरा था सोवियत संघ का और इसके साथ में नाज़ी जर्मनी शामिल था, जापान और ऑस्ट्रिया ये सब शामिल थे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं तो अब आगे क्या होता है ना कि शीत युद्ध में सबसे पहला अगर कुछ कह लें कि अ, सबसे पहला जो कारण था वो था पोट्सडेम का सम्मेलन, ठीक है? तो ऐसा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था ना, तो उसके बाद पोट्सडेम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको क्या कहते हैं वर्सेल्स की संधि हुई थी ना, तो उसी तरह यहाँ पर पोट्सडेम में एक सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर एक संधि की प्रयास की गई थी, ठीक है? संधि का प्रयास किया गया था। तो ये जो पोट्सडेम सम्मेलन है 1945 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से मुख्य देश थे तो अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ, ठीक है? अब इन तीनों ने यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक तरह से सम्मेलन किया था और ये लोग का मुख्य जो मुद्दा था सम्मेलन का वो ये था कि जो जर्मनी पराजित हुई थी, वहाँ पर तत्काल प्रशासन की स्थापना इनका मुख्य उद्देश्य था। पोलैंड जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके डजिंग बंदरगाह की मांग की थी और इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो पोलैंड की सीमा भी अलग-थलग पड़ गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो पोलैंड की सीमाओं के निर्धारण के लिए भी ये पोट्सडेम का सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है? और उसके बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ, रसिया की क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा करने हेतु ये पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, ठीक है? अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि ये जो सोवियत संघ है, ये रसिया जो है ना, ये कहता है कि भाई पोलैंड का एक भाग हमें बफर ज़ोन के तौर पर इस्तेमाल करने दिया जाए, ताकि हम जो है ना दूसरे देशों के साथ स्वतंत्र रूप से क्या कर सके तो व्यापार कर सके, ठीक है? बफर ज़ोन का मतलब होता है कि एक तरह से समझ लीजिए जैसे कि ये एक देश है, ठीक है? ये एक देश है। अब ये बफर ज़ोन क्या करता है ना, दोनों ही देशों में व्यापार को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है? बफर ज़ोन एक तरह से मतलब फ़ायदा कारक ज़ोन होता है, जहाँ पर दोनों ही देश जो है ना अपने-अपने काम को निकाल सकते हैं। तो सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड का एक भाग उसे बफर ज़ोन के तौर पर मिल जाए और वो बाकी पूरे यूरोप में अपना व्यापार फैला सके। लेकिन अपन इस माँग को अमेरिका और ब्रिटेन ने ठुकरा दिया, ठीक है? तो यह भी शीत युद्ध का एक कारण रहा। इतना क्लियर हो गया और इसके साथ ही अमेरिका ने क्या किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर परमाणु बम गिराया था, ठीक है? और अमेरिका और सोवियत संघ उस समय दोनों साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। अब दोनों साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराया, परमाणु बम, उसके बारे में सोवियत संघ को कोई भी सटीक जानकारी अमेरिका ने नहीं दी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि सोवियत संघ को ये बात बुरी लग गई और सोवियत संघ के अंदर में एक सॉरी दोस्तों, सोवियत संघ के अंदर में क्या हुआ कि एक कुंठा का जो है ना विकास होने लगा। वो एक तरह से घृणा करने लगे अमेरिकी अमेरिकी देश से, ठीक है? तो ये भी एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। सॉरी, ये भी एक कारण था क्या कहते हैं शीत युद्ध के स्टार्टिंग का। अब दूसरा कारण था ट्रूमैन्स का सिद्धांत, ठीक है? और ये जो ट्रूमैन्स का सिद्धांत था, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा दी गई थी और ये 12 मार्च 1947 को दी गई थी, ठीक है? इसमें जो है ना क्या कहते हैं कि इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जितने भी लोग पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको जो है ना अमेरिका आर्थिक तौर पर मदद करेगा। मतलब ये तो सीधे-सीधे हो गया कि रसिया को आँख दिखाना, क्योंकि रसिया साम्यवाद को मानता था और अमेरिका कह रहा था कि जो भी लोग वो जिसका समर्थक है मतलब लोकतंत्र का या पूंजीवाद का, तो वो जो भी देश या जो भी राज्य पूंजीवाद को समर्थन देगा, तो उस देश या उस राज्य को अमेरिका अपनी तरफ से आर्थिक मदद देगा, धन के तौर पर मदद देगा। और ये बात जो है ना किसको अच्छी नहीं लगी? तो ये बात रसिया को अच्छी नहीं लगी और यह भी एक तरह से क्या था? तो एक तरह से क्या कहते हैं सॉरी फिर मैं मिस्टेक कर गया। एक तरह से द्वितीय नहीं बल्कि यह शीत युद्ध का एक कारण बना। तब इसी के बाद एक आयरन कर्टन भी था और आयरन कर्टन क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जो है ना स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिम एवं अन्य गैर सामंतवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए राजनीतिक सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा करते थे जिसे आयरन कर्टन कहा जाता था। तो देखिए सोवियत संघ एक बहुत बड़ा संघ हुआ करता था उस समय में, ठीक है? और इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे देश सम्मिलित थे, बहुत सारे छोटे मोटे राज्य और भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित थे। तब ये जो छोटे मोटे राज्य और भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित थे ना, ये बाकी बचे जो यूरोप के देश थे ना उसके साथ व्यापार इत्यादि करना चाहते थे ताकि वो अपना जो है ना अपना विकास खुद कर सके। लेकिन रसिया या कह लें कि उस समय का सोवियत संघ ये चाहता था कि भई
ये जो देश हम पर आश्रित है ना, ये केवल और केवल हमसे ही सामान खरीदे, केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हमसे ही करे, ठीक है? अब वो इसके लिए क्या करते थे कि वो अलग-अलग जगहों पर अवरोध खड़ा कर देते थे, मतलब एक तरह से मार्ग में रुकावट पैदा कर देते थे सोवियत संघ, ताकि जो बाकी जो देश हैं, जो कि सोवियत संघ पर आश्रित हैं, वो जो है ना दूसरे देशों के साथ व्यापार इत्यादि ना कर सके और अपना विकास ना कर सके, तो उसे ही आयरन कर्टन कहा गया था। तो आयरन कर्टन भी एक तरह से शीत युद्ध का कारण बना। आयरन कर्टन जो शब्द है ना, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने किया था, ठीक है? इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इतना कारण तो आप समझ गए कौन-कौन से 3 मुख्य कारण मैंने आप लोगों को बता दिए। अब शीत युद्ध में क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले शीत युद्ध के दरमियान क्या हुआ कि बर्लिन की घेराबंदी हुई, ठीक है? सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों के बीच जब तनाव बढ़ा, तो सोवियत संघ ने 1948 में क्या किया, तो बर्लिन की घेराबंदी कर दी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सोवियत संघ के अंदर बहुत सारे छोटे-मोटे क्षेत्र सम्मिलित थे। संघ का मतलब होता है कई राज्यों का एक समूह, ठीक है? तो सोवियत संघ भी कई राज्यों का एक समूह था। तो अब इसके अंदर जो इसके घटक देश थे ना, जैसे कि ये बहुत बड़ा सोवियत संघ है, इसके अंदर छोटे-मोटे देश इसके थे। तो अब ये सभी छोटे-मोटे देश जो है ना, ये क्या कर रहे थे कि अपनी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बाहर देशों का रास्ता देख रहे थे, ठीक है? बाहर देशों के साथ व्यापार करना चाह रहे थे। तो अब ये सोवियत संघ जो है ना, ये चाह रहा था कि भई ये तुम बाहर में व्यापार मत करो, ठीक है? तो ऐसा था कि ये तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो बर्लिन का मुद्दा है, तो ऐसा है ना कि जर्मनी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो जर्मनी अलग-थलग पड़ गया था और जर्मनी को कुल मिला के ऑलमोस्ट 5 क्षेत्रों में बाँट दिया गया था। एक क्षेत्र आ गया रसिया का क्षेत्र, ठीक है? दूसरा क्षेत्र था अमेरिका वाला, तीसरा ब्रिटेन वाला था और 1-2 क्षेत्र छोटा-मोटा क्षेत्र था जो कि अलग-अलग राज्यों को दिया गया था। तो अब रसिया या कह लें कि जो सोवियत संघ है वो ये चाहता था कि ये जो जर्मनी है ना, क्या कहते हैं, ये जो कि ये वाला जो जर्मनी है, जो कि अभी सोवियत संघ के हिस्से में, यहाँ के लोग जो है ना क्या करें, तो ये बाकी जो क्षेत्र है, ये जो बाकी बचे हुए जर्मनी के क्षेत्र हैं, अभी मैं आप लोगों को रेड पेन से दिखा देता हूँ, जो कि अमेरिका और ब्रिटेन आदि या फ्रांस आदि को मिला है, उसके साथ ये वाले क्षेत्र के लोग व्यापार ना कर सके और इसके साथ बात व्यवहार विचार ना कर सके, ठीक है? तो इसलिए सोवियत संघ ने क्या किया कि इस क्षेत्र में अपनी दीवालों की घेराबंदी शुरू कर दी, ताकि दीवाल की घेराबंदी होने की वजह से ये जो इस साइड का जो बर्लिन निवासी है, उसका संपर्क इससे टूट जाए, ठीक है? तो बर्लिन की घेराबंदी एक शीत युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है? तो ये जो काम हुआ था ना, आपको 1948 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो 1948 में अपने ओर से सोवियत संघ ने तो घेराबंदी कर दी, ठीक है? लेकिन उसी के कुछ समय बाद जर्मनी, जो कि बाकी जर्मनी था, पूर्वी ओर का जर्मनी, जिसमें कि कुछ अमेरिकी क्षेत्र था, कुछ ब्रिटेन वाला क्षेत्र था, कुछ फ्रांस वाला क्षेत्र था, इन्होंने भी अपनी ओर से घेराबंदी शुरू कर दी, ठीक है? अब दोनों साइड पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन, मतलब जो जर्मनी का जो बर्लिन क्षेत्र था, जर्मनी देश के अंदर, ठीक है? तो बर्लिन क्षेत्र में क्या हुआ कि अब दोनों साइड से दीवालों की घेराबंदी हो गई, ठीक है? अब दीवालों की घेराबंदी होने से क्या हुआ कि अब दोनों ही क्षेत्रों के लोग, अलग-अलग क्षेत्र के लोग आपस में, अब एक ही बर्लिन में जो अलग-अलग क्षेत्र बँट गया, तो आपस में लोग जो है ना मिल नहीं पाते थे, ठीक है? मिल नहीं पाते थे, तो इस तरह से क्या होता था कि उनका संपर्क टूट गया था। तो इस तरह की बर्लिन की जो दीवार का निर्माण है ना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो वो कौन-सी घटना थी? तो शीत युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अब है दूसरी घटना, मार्शल योजना बनाम कमिन्फॉर्म, ठीक है? तो मार्शल योजना 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल द्वारा लागू की गई थी और ये यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम की वकालत करता था, ठीक है? इसमें क्या होता था, ये कह रहा था, ये जो मार्शल योजना थी, ये कह रहा था एक्चुअली कि भाई देखो, 1945 में पूरा का पूरा यूरोप जो है ना, ये अभी द्वितीय विश्व युद्ध से उभरा है, द्वितीय विश्व युद्ध तुरंत समाप्त हुआ है। तो जिस भी देश को, जो भी देश अगर क्या कहते हैं, पूंजीवाद का समर्थक होगा, तो वह देश, उस देश को अमेरिका की ओर से उसके 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 राष्ट्र निर्माण में मदद की जाएगी, मतलब आर्थिक तौर पर उसको सहायता दी जाएगी। तो वर्ष 1947 में ये मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा लाई गई थी, ठीक है? ठीक उसी के विपक्ष में, ठीक है? ठीक उसी को जवाब देने के लिए, उसी के जवाब में सोवियत संघ ने भी एक मार्शल योजना लाई थी, ठीक है? जिसमें उन्होंने माफ़ी चाहता हूँ मैं दोस्तों, थोड़ी सर्दी-खाँसी हो गई है, तबीयत भी थोड़ी खराब है, ठीक है? तो अब उन्होंने कॉमन फॉर्म करके एक योजना चालू की, ठीक है? जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, कॉमिनफॉर्म, ठीक है? तो ये 1947 में उन्होंने स्टार्ट की। तो एक्चुअली ये इसलिए उन्होंने स्टार्ट की, तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा कि भई जो भी देश साम्यवाद का समर्थक है, वो क्या कहते हैं, यूएसएसआर में आए, सोवियत संघ में आए, सोवियत संघ उसकी हर संभव मदद करेगा, ठीक है? तो ये वाला भी एक महत्वपूर्ण घटना था।
ये वाली भी एक महत्वपूर्ण घटना थी शीत युद्ध के दौरान। इसी तरह नाटो बनाम वार्सा संधि भी, नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट हुआ, जैसे कि अभी नाटो देशों के चलते यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है। तो एक्चुअली क्या था कि नाटो को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो मैंने आपको तुरंत बताया कि पूरा का पूरा जो विश्व है 2 ध्रुवों में बँट गया था। एक चला गया था अमेरिका के पाले में और दूसरा था सोवियत संघ वाला, ठीक है? तो कुछ लोग अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग किसका समर्थन कर रहे थे? तो कुछ लोग समर्थन कर रहे थे रसिया का, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि शुरुआत में सोवियत संघ जो है ना, उन्होंने क्या की थी तो बर्लिन शहर की घेराबंदी कर दी थी, ठीक है? अब इससे क्या हुआ कि हर देश, हर राज्य जो है ना, अब वो सोच रहे थे कि भई ये जो सोवियत संघ है ना, ये काफ़ी बड़ा है और यह जो है ना, हमें कभी भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो अब हर राज्य, छोटा-मोटा जो राज्य था जो कि यूरोप में अमेरिका का समर्थक था, अमेरिका की नीतियों का समर्थक था, तो उन देशों ने अब क्या किया, तो निश्चित तौर पर कुछ सैन्य हथियार, सैन्य तैयारी करने में जुट गए। अब इससे क्या हुआ कि एक तरह से धीरे-धीरे 1948 के आसपास क्या हुआ कि एक ब्रुसेल्स रक्षा संधि हुई, ठीक है? ब्रुसेल्स रक्षा संधि में कुछ देश मिले और उन्होंने कहा कि भई ठीक है, तुम्हारे देश में अगर सोवियत संघ की ओर से आक्रमण होता है, तो तुम मेरी मदद करना या फिर मेरे देश में अगर सोवियत संघ की ओर से आक्रमण होता है, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब तुम हमारी मदद करना, तो ये वाला मुद्दा हो गया था। ठीक है? तो अब ये ब्रुसेल्स की संधि, अब यही संधि बाद में जाकर के 1949 में नाटो के रूप में परिवर्तित हो गई। मतलब इसमें बाद में अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली जैसे देश शामिल हो गए और यही संधि बाद में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसका मालिक कौन बन गया? तो अमेरिका बन गया, जो कि पूंजीवाद का समर्थक था। इतना क्लियर हो गया? अब इसी के तोड़ के रूप में सोवियत संघ ने भी एक संधि की, जिसे वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वार्सा पैक्ट 1955 में पारित किया गया और इसमें सोवियत संघ ने क्या किया, तो वैसे देशों को अपने में शामिल कर लिया जो कि क्या कहते हैं, सामंतवाद या साम्यवाद का समर्थक थे। उसमें पश्चिमी जर्मनी के कुछ देश शामिल हो गए और भी बाकी छोटे-मोटे देश शामिल हो गए। तो इस तरह से 2 संगठन और बन गया, पहला था नाटो, दूसरा था वार्सा, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी शीत युद्ध के दौरान। अब एक घटना और घटित हो रही थी, अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा हो रही थी। शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता से क्या हुआ कि सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक 1 करके एक स्पेस में लॉन्चिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया, ठीक है? और यह विश्व का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था, जिसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था रसिया की ओर से। और इसी के तोड़ के तौर पर, इसी को जवाब देने के लिए वर्ष 1958 में अमेरिका ने भी एक्सप्लोरर 1 करके अपना एक उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया और इस तरह अंत में क्या हुआ कि जीत तो अमेरिका की हो गई और इसी इसी के बाद अमेरिका की ओर से 1969 ईस्वी में एक चंद्रमा पर जो है ना, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला कदम रखने वाला मानव भी भेज दिया गया, जो कि था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है? तो यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, अंतरिक्ष में रेस। अब हथियारों की प्रतिस्पर्धा भी हुई थी। एक्चुअली क्या है कि अब 2 देश 2 गुट में बँटे हुए थे सारे देश, ठीक है? तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक नाटो हो गया था, एक वार्सा हो गया था। अब हर एक नाटो देश क्या कर रहा था, तो वो अपने लिए सैन्य हथियार इकट्ठा कर रहा था और वार्सा पैक्ट वाले जो देश थे, वो अपने लिए सैन्य हथियार इकट्ठा कर रहे थे। तो अब इससे क्या हो गया कि बृहत पैमाने पर परमाणु हथियारों का विकास हो गया और विश्व ने परमाणु युग में प्रवेश कर लिया और बहुत से देशों ने परमाणु एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो इतना क्लियर हो गया? अब है क्यूबा मिसाइल संकट, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि 1962 में घटित हुई थी शीत युद्ध के दौरान, ठीक है? अब क्या हुआ कि क्यूबा एक छोटा-सा देश है, ठीक है? और क्यूबा जो है ना, यह शीत युद्ध में शामिल हुआ और पहले ये अमेरिका का समर्थक हुआ करता था, अमेरिकी नीतियों का, लेकिन बाद में 1961 ईस्वी में क्यूबा जो है ना, वो एक अचानक से सोवियत संघ के पाले में जाने की कोशिश करने लगा, ठीक है? तो अमेरिका ने क्यूबा देश का साथ छोड़ दिया और धी अब क्या हुआ कि जब जैसे अमेरिका ने क्यूबा का साथ छोड़ा, तो क्यूबा को समर्थन देने के लिए, ठीक है? रसिया आगे आ गया, मतलब सोवियत संघ आगे आ गया। अब 1961 में अमेरिका ने क्यूबा पर बे ऑफ पिंग्स करके एक आक्रमण की योजना बनाई, ठीक है? अब इससे क्या हुआ, अब इसका उद्देश्य था, ये जो बे ऑफ पिंग्स करके अमेरिका ने योजना बनाई थी क्या कहते हैं क्यूबा में आक्रमण करने की, तो इस क्या कहते हैं, इस अमेरिका का मूल उद्देश्य था, वहाँ पर फिदेल कास्त्रो करके, मतलब क्यूबा में फिदेल कास्त्रो करके एक मतलब कि वहाँ का मुख्य अधिकारी था, अधिकारी कह लें कि उनकी सत्ता थी, ठीक है? क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो की सत्ता थी, तो अमेरिका 1961 में बे ऑफ पिंग्स के नाम से एक आक्रमण योजना बनाता और वो चाहता है कि क्यूबा से किसी तरह इस फिदेल कास्त्रो को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, ठीक है? लेकिन अमेरिका का यह जो अभियान है, यह बिल्कुल विफल रहा था, क्योंकि
फिडेल कास्त्रो की मदद किसने कर दी थी? तो सोवियत संघ ने मदद कर दी थी, ठीक है? और सोवियत संघ ने क्यूबा को परमाणु मिसाइल लॉन्चर इत्यादि दे दिया था और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि क्यूबा जो है अब प्रबल कट्टर विरोधी हो गया था अमेरिका का, और अमेरिका का विरोधी तो रूस भी था या सोवियत संघ भी था, तो इसलिए सोवियत संघ ने क्या किया, तो क्यूबा को समर्थन दिया था, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से क्यूबा का जो ये संकट हुआ, तो अब इसमें क्या हुआ कि दोनों महाशक्ति, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस, दोनों अब आमने सामने हो गए, क्योंकि अब तो सीधे तौर पर युद्ध होने की स्थिति आ गई थी, ठीक है। अमेरिका चाह रहा था कि किसी तरह क्यूबा को नस्तो नाबूद कर दे, और रसिया उसको समर्थन दे रहा था, वो चाह रहा था कि किसी तरह से ये बच जाए। माफ़ी चाहता हूँ मैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर्दी खाँसी खाँसी हो गई है शायद, ठीक है? यहाँ यहाँ मतलब क्या कह लें कि वसंत ऋतु है, ठीक है? और यहाँ पर ठंडी और गर्मी का भी प्रभाव है, इस वजह से सर्दी खाँसी होना लाज़मी है, ठीक है? तो ख़ैर इतना समझ गए, तो ये सब महत्वपूर्ण घटनाएँ थी जो कि शीत युद्ध के दौरान हुई थी। अब शीत युद्ध का अंत कब होता है? तो शीत युद्ध का अंत 1991 में होता है दोस्तों, इसका मूल कारण होता है सोवियत संघ का विघटन, मतलब सोवियत संघ अब टूट जाता है। क्योंकि सोवियत संघ के अंदर अंदर में बहुत सारे छोटे-मोटे राज्य थे, बहुत सारे छोटे-मोटे देश थे। लेकिन अब क्या है कि सोवियत संघ जो है ना अपने देश के अंदर जो है ना व्यापार को बढ़ावा देना चाह रहा था, क्योंकि उस समय थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति सोवियत संघ की चरमरा रही थी, ठीक है? तो उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया ना, मुक्त व्यापार की व्यवस्था कर दी। उसने कहा कि इस देश के अंदर, इस सोवियत संघ के अंदर अंदर जितने छोटे-मोटे राज्य हैं ना, वो अब मुक्त व्यापार कर सकेंगे। उसके साथ उन्होंने लोगों को और ज़्यादा मतलब शक्तियाँ दे दी, लोगों को थोड़ा बहुत स्वतंत्र कर दिया। तो सोवियत संघ ने सोचा था कि ऐसा करने से यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, लोगों के मन में एकता बढ़ेगी और फिर सोवियत संघ और ज़्यादा विकसित होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। अब सोवियत संघ ने जैसे ही छूट दिया ना, तो ये जो छोटे-मोटे देश थे ना, ये अपने-अपने निजी हितों को देखने लगे, ठीक है? छोटे-मोटे जो राज्य थे सोवियत संघ के भीतर, ये सोचने लगे कि अब भैया हमको सोवियत संघ से अलग होना है और अपना एक अलग ज़ख़ीरा तैयार करना, अपना एक अलग राज्य और अपना एक अलग देश तैयार करना, ताकि वो अपना विकास स्वयं कर सके, ठीक है? तो इस वजह से सोवियत संघ विघटित हो गया। अब जैसे ही सोवियत संघ विघटित हुआ, तो 2 महाशक्तियों में से एक जो सोवियत संघ वाली महाशक्ति थी, वो कमज़ोर पड़ गई, और उसके कमज़ोर पड़ने से क्या हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब जो विश्व पूरा द्विध्रुवीय हो गया था, 2 ध्रुव पर चला गया था, एक अमेरिकी ध्रुव, एक सोवियत संघ वाला ध्रुव, तो उसमें से अब देश जो है, अब जो पूरा विश्व है, वो एक ध्रुवीय हो गया और अमेरिका का प्रभाव पूरे विश्व पर हो गया, और आज भी लगभग हर हर देश पर अमेरिका का थोड़ा बहुत प्रभाव है। इतना क्लियर हो गया। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका के जीत को प्रतिबिंबित बिंबित किया, और जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी वो खत्म हुआ, और एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में पूरा विश्व परिणत हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय में अब हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे अलग अलग नई नई शक्तियां उभर कर सामने आ रही है, जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि आजकल जो है ना, विश्व एक ध्रुवीय भी ना होकर बहुध्रुवीय छवि में परिवर्तित होता जा रहा है, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रिया, भारत, चीन अभी आज के दौर में क्या है, तो विश्व की उभरती हुई महाशक्तियां हैं, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। तो यह एक निष्कर्ष है। इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध वाला मामला क्लोज हो गया, ठीक है? शीत युद्ध के जितने क्वेश्चंस थे सारे इसमें आ गए हैं। अगर आपसे कुछ भी पूछे, शीत युद्ध का प्रभाव पूछे, शीत युद्ध का कारण पूछे, सब कुछ आप जो है ना उसका एक ही आंसर बकिएगा, ठीक है? और वो आंसर जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? अब एक थोड़ा-सा टॉपिक है, शायद वो मैं आप लोगों को यहाँ कवर कराना भूल गया था, वो आपके बुक में है, तो मैं एक बार बुक पलट के आप लोगों को वो बता देता हूँ, ठीक है? छोटा-सा है, शायद ये है कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया ना, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? हालाँकि वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से बता देता हूँ। तो शीत युद्ध के होने के बाद सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि यूएसएसआर, संयुक्त जो सोवियत संघ था, ठीक है? क्या था, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशल सोवियत रिपब्लिक जो भी था, ठीक है? तो वो विघटित हो गया, वो टूट गया, यह एक मेन प्रभाव था, ठीक है? बर्लिन की जो दीवार थी, जो कि सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी और फिर बाद में क्या कहते हैं, अमेरिकी नेतृत्व वाले देशों के द्वारा बनाई गई थी, तो वो भी बाद में टूट गया, उसको हटा दिया गया, और फिर जर्मनी जो कि टूट गया था, अलग-थलग पड़ गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब वो एकीकृत हो गया था। अब वो एक अच्छे नए जर्मनी के रूप में उभर कर सामने आ गया था। इतना क्लियर हो गया? ये भी पॉइंट समझ गए आप? अब उत्तर शीत युद्ध के बाद क्या हुआ ना, कि मतलब शीत युद्ध के बाद एक और चीज़ हुआ, निर्जातिया और संघर्ष, ठीक है? तो अलग-अलग जातियों का भी उदय हो गया, ठीक है? जैसे अफ्रीकी देश में अंगोला, साइप्रस, सोमालिया, रवांडा, इथियोपिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, और ऐसे है ना बहुत छोटे-छोटे निर्जातिक समुदाय, और समुदाय इत्यादि का जन्म तो हो चुका था पहले ही। अब क्या हुआ ना कि शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद ये जो छोटे-मोटे सदस्य थे, छोटे-मोटे जो समुदाय थे, इन्होंने भी
अपनी स्वतंत्रता की मांग तेज की और अंतिम में इन्होंने भी स्वतंत्रता पाई, ठीक है। और इस शीत युद्ध के समाप्ति होने के बाद इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का भी एक तरह से उदय हो गया। जैसे कि अभी बहुत बड़े-बड़े क्या कह लें कि टेररिस्ट आतंकवादी संगठन है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिपति रवैया, अब चूंकि सोवियत संघ विघटित हो गया था, अब पूरा का पूरा विश्व पर अमेरिका का प्रभाव था। अब अमेरिका जो है ना अपने आप को बहुत बड़ा एकदम समझ लीजिए कि 30 मार खान समझने लगा था, और आज भी लगभग अमेरिका अपने आप को 30 मार खान ही समझता है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। अब कोई देश या कोई विश्व एक ध्रुवीय नहीं रह गया है, अब पूरा का पूरा विश्व बहुध्रुवीय हो गया है, ठीक है। और बहुध्रुवीय होने की वजह से अब क्या हो गया, तो पूरे के पूरे विश्व में अलग-अलग नई-नई शक्तियों को जो है ना अब मौका मिल रहा है, वो अब बाहर निकल कर आ रही है। जैसे भारत, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? नई-नई उभरती हुई शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, तो ये सब शीत युद्ध काल के बाद हुए प्रभाव थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? मैं थोड़ा-सा पानी पी लेता हूँ। तब मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रक्रिया को समझाएँ तथा यह बताएँ कि क्या वैश्वीकरण पश्चिमीकरण का पर्याय है? ठीक है? तो देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण की शुरुआत पश्चिमी यूरोप के देशों से ही, या कह लें पश्चिम के देशों से ही हुई थी, यूरोप के देशों से हुई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वैश्वीकरण का प्रभाव वैश्वीकरण जो है ना पश्चिमी देशों का ही एक तरह से समझ लीजिए हथियार है। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, और ये जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है आप लोगों के ब्लॉक 3 खंड 3 का 11वां चैप्टर होगा शायद, ठीक है? तो वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना, वैश्वीकरण इसका मतलब हो गया विश्व जोड़ एकीकरण। विश्व मतलब आप समझ गए, पूरा का पूरा विश्व जिसमें हर एक देश आता है। एकीकरण का मतलब होता है एक हो जाना, मतलब पूरे विश्व का एक हो जाना, चाहे वो बाजार के तौर पर हो, समाज के तौर पर हो, संस्कृति के तौर पर हो, तो वो वैश्वीकरण कहलाएगा। एक्चुअली वैश्वीकरण शब्द जो है ना इंग्लिश शब्द ग्लोबलाइजेशन से लिया गया है, और इसका हिंदी जो है ना वैश्वीकरण है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का हिंदी वैश्वीकरण है, और इसी वैश्वीकरण को हम लोग भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही आंसर लिखना है। मतलब वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है। भूमंडलीकरण जैसे भूमंडल, भू जोड़ मंडल जोड़ एकीकरण, भू मतलब भूमि, मतलब क्षेत्र, और एकीकरण मतलब होता है एक। तो मतलब यह है कि भूमि क्षेत्र का एक हो जाना भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण कहलाएगा। और ग्लोबलाइजेशन शब्द की चर्चा सर्वप्रथम जॉन नेसेविर ने की थी अपनी पुस्तक में, ठीक है। और वैश्वीकरण जो दो शब्द से मिलकर बना है वो तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो वैश्वीकरण को अगर हम लोग परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न देश के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और वैश्वीकरण से आशय है कि विश्व अर्थव्यवस्था में खुलेपन का होना, आत्मनिर्भरता का बढ़ना और आर्थिक एकीकरण होना। अब अगर हम इसको पूर्ण रूपेण परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना ही वैश्वीकरण है। ठीक है, स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरित होना ही वैश्वीकरण है। ठीक है, और वैश्वीकरण में निम्न प्रकार के मतलब वैश्वीकरण में जो प्रवाह होता है वो निम्न प्रकार का होता है। तो पहला है कि विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, ठीक है, यह वैश्वीकरण का ही नतीजा है। मैं जो वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब पर, तो मेरे विचार विश्व के अनेकों कोने में जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ये मेरे विचारों का प्रवाह है। तो मतलब विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो विचार मेरा जा रहा है ना, इसका सबसे मूल कारण वैश्वीकरण है। अगर वैश्वीकरण ना होता तो ये यूट्यूब इंडिया में ना आई होती। अगर ये यूट्यूब इंडिया में ना आई होती तो ये जो मेरी बात है यूट्यूब के माध्यम से अमेरिका ना पहुंचती, ठीक है। तो विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक विचारों का आदान प्रदान वैश्वीकरण की वजह से होता है। पूंजी का एक जगह से ज्यादा जगहों तक सुगमता पूर्वक जाना, जैसे अभी अमेरिका का जो सामान है, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपना प्रोडक्शन करती हैं, तो अमेरिकी पूंजी भारत में आता है, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं उस सामान उत्पाद किए जाते हैं, फिर उसको फिर दूसरे देशों में बेचा जाता है। अब वहाँ बेचा गया, वहाँ से मुनाफ़ा कमाया गया, वहाँ से कुछ मुनाफ़ा भारत आया, फिर भारत से कुछ मुनाफ़ा अमेरिका गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूँजी एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, मतलब पूँजी चलायमान है, ठीक है? वस्तुओं का कई देशों में निर्बाध रूप से पहुँचना, मैंने आपको तुरंत बता दिया, वस्तु प्रोडक्शन कहीं हुआ, गया कहीं और बिकने के लिए, पैसा कहीं से आया, फिर पैसा गया कहीं,
ठीक है? व्यापार और बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की सुगम आवाजाही, मतलब व्यापार की तलाश में आप इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, नेपाल से अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका से काठमांडू, चाइना, ब्रिटेन, इंग्लैंड कहीं जा सकते हैं। तो व्यापार के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनियों का उदय हो गया है। मतलब कह लें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो कि केवल एक देश में अपना व्यापार नहीं करती बल्कि विभिन्न देशों में अपना व्यापार करती हैं। तो व्यापार की तलाश में और बेहतर आजीविका की तलाश में आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। यह भी वैश्वीकरण का ही एक नतीजा है। आप देखते हैं कि बड़े-बड़े जो इंजीनियर्स हैं ना, वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, भले ही वो इंडियन ही क्यों ना हो, क्योंकि अमेरिका उसको खरीद कर ले जाता है और हम इंडियन गधे वहाँ चले भी जाते हैं, क्योंकि हमें पैसे की सख्त आवश्यकता है और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण से है ना, हम ये कह सकते हैं कि विश्व व्यापक जो है ना, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव ही वैश्वीकरण है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब वैश्वीकरण जो है ना, दुनिया को कुछ सूचनाओं और तकनीक के माध्यम से दुनिया को मतलब एक-दूसरे से सूचनाओं, तकनीक इत्यादि के माध्यम से जोड़ती है, ठीक है? और यह सिर्फ़ इसी से नहीं जोड़ती, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य को दूसरे राज्य से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ने का काम करती है। आगे मैं इसको बताऊँगा। अब देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण का इतिहास, तो वैश्वीकरण का इतिहास कोई नया नहीं है। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। बहुत समय पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए थे। तो यह भी वैश्वीकरण का ही एक अच्छा खासा उदाहरण है, जो कि हमें इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है? उसी तरह 17वीं शताब्दी में वैश्वीकरण का एक कारोबार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्टार्ट किया था। मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी अ, इंग्लैंड के आसपास के क्षेत्र से आई थी, ठीक है? और डच लोग थे, शायद डचिस कहते थे। तो इंग्लैंड के लोग ही शायद डच कहलाते हैं, कन्फर्म तो नहीं हूँ मैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच लोग आए थे, ठीक है? इंग्लैंड के आसपास कहीं क्षेत्र है, यूरोप के आसपास कहीं क्षेत्र है। मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, ठीक है? क्योंकि पुर्तगाली कंपनी आई थी, फ्रांसीसी आई थी, डच कंपनी आई थी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया। तो वैश्वीकरण को ही मुद्दा बनाकर ये सारी कंपनियाँ भारत में आई थी और बाकी जैसे कि आप क्या कहें, इंडोनेशिया भी गई हुई थी, ये सारी कंपनियाँ व्यापार हेतु थी, यह भी वैश्वीकरण का एक अच्छा खासा उदाहरण था। ठीक है? अब वर्तमान में 20वीं शताब्दी में वैश्वीकरण कैसे हुआ? ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है? यह भी वैश्वीकरण का एक नतीजा था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बहुत सारे देश आकर सम्मिलित हुए, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो है ना व्यापारिक संगठन का भी उदय हुआ। जैसे कि आप आसियान देख लीजिए, और उसके बाद आप आसियान भी एक है, उसके बाद ब्रिक्स है और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जी-20 है, जी-20 है, ऐसे बहुत से संगठन हैं, जो कि वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से वैश्वीकरण हुआ, ठीक है? अब वैश्वीकरण का कारण क्या था? मतलब किस वजह से वैश्वीकरण हुआ? तो एक्चुअली क्या है ना कि वैश्वीकरण का मुख्य स्रोत संचार और सूचना है। सूचना, इन दोनों का तीव्र होना। अब ऐसा है कि अमेरिकी समाचार आप इंडिया में सुन लेते हैं, अमेरिका में कोई घटना घटित होती है, तुरंत कहाँ तक पहुँच जाती है? तो वो पहुँच जाती है अमेरिका तक। इसके बीच में ये कैसे हो रहा है? तो इंटरनेट से हो रहा है, सूचना का आदान-प्रदान तीव्र हो रहा है। तो 1990 के बाद क्या हुआ कि संचार के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांति आई। जैसे कि नए-नए उपग्रह लॉन्च किए गए, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि की सुविधा जो है ना, लोगों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने का काम करने लगी। तो इससे क्या हुआ? वैश्वीकरण स्टार्ट हो गया। शीत युद्ध का अंत भी एक कारण था। शीत युद्ध हो चुका था, शीत युद्ध खत्म हो गया था, किसके बीच? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। शीत युद्ध आरंभ हुआ, विचारों की लड़ाई हुई और फिर बाद में ये सब समाप्त हो गया, ठीक है? शीत युद्ध खत्म हुआ क्योंकि सोवियत संघ का अंत हो गया। अब अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया, ठीक है? और अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। अब वो अपना पूंजीवाद का समर्थक था, वो चाहता था कि उसका सामान जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है अमेरिका में, वो पूरे विश्व भर में बेचे। तो इसके लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता थी, क्योंकि वैश्वीकरण तो कहता ही है पूरे विश्व को के बाजार को एक हो जाना। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि आप देख लीजिए कि वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण का यह भी कारण था, ठीक है? अब इतना समझ गए। पूंजीवाद का प्रभाव, यह भी एक कारण था, ठीक है? अब मैंने आप लोगों को तुरंत बता ही दिया, पूंजीवाद के प्रभाव से अमेरिका ग्रसित था और पूंजीवाद जो है जीत गया था, क्योंकि साम्यवाद हार गया था, जिसका समर्थक सोवियत संघ था। तो पूंजीवाद अपने प्रभुता को कायम करने के लिए पूरे विश्व भर में इसका प्रचार चाहता था। तो पूरे विश्व भर में पूंजीवाद के प्रचार हेतु वैश्वीकरण ही एकमात्र हथियार था। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है? नवीन विश्व व्यवस्थाओं के प्रतिमान की आवश्यकता। तो शीत युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों? पहले तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर उसके बाद शीत युद्ध हुआ। तो तीनों ही युद्ध की वजह से क्या हुआ था कि पूरे विश्व की जो व्यवस्था थी ना, वो चरमरा गई थी, बिल्कुल नष्ट हो गई थी। तो अब एक आवश्यकता थी कि इस पूरे वैश्विक व्यवस्था को एक नए तरीके से ढाला जाए।
एक वैश्विक संरचना का मॉडल तैयार किया जाए। तो यही वैश्विक संरचना का मॉडल बना वैश्वीकरण, विश्व का एकीकृत हो जाना, और यही वैश्वीकरण हथियार जो है ना बाद में नए विश्व व्यवस्था का निर्माण करता है। ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में। ठीक है? तो वैश्वीकरण की विशेषताओं में हम ये जान सकते हैं कि वैश्वीकरण ने क्या किया, तो सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार किया। ठीक है? इतना क्लियर हो गया, और यह विस्तार आर्थिक नीतियों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। ठीक है? भारत ने भी इस वैश्वीकरण को अपनाया और 1951 में इस वैश्वीकरण को उन्होंने अपनाया। ठीक है? भारत ने अपनाया। अब भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया मुक्त बाजार के सिद्धांत पर आधारित है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहती है कि यह बाजार या विश्व जो है ना एक तरह से खुला बाजार है। कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य में जाकर अपना सामान बेच सकता है। कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य से अपने राज्य में सामान मंगाकर अपने राज्य की जो कमी है उसकी पूर्ति कर सकता है। तो सर्वप्रथम यह भूमंडलीकरण क्या करता है कि यह पूरे के पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने का प्रयास करता है। तो यह भी एक मुख्य विशेषता थी। ठीक है? और वैश्वीकरण का जो मुख्य कारण था वो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी थी। तो अब संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पूरे विश्व को एक तरह से वैश्विक गाँव के रूप में बदल दी थी। ठीक है? मतलब ये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने क्या किया कि पूरे विश्व को, पूरे अलग-अलग राज्यों को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया, जिसे हम लोग वैश्विक गाँव कह सकते हैं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अब ऐसा है कि वैश्वीकरण में राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाकर विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने लगी। जैसे कि सतत पोषणीय विकास पर चर्चा हुई, फिर ओज़ोन क्षरण हो रहा था, तो उन सब बातों पर चर्चा होने लगी और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा। यह सब वैश्वीकरण के ही वजह से हुआ कि अलग-अलग राज्य अपनी-अपनी समस्याओं को वैश्विक मंच पर उठाने लगे और फिर उसके समस्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व से सहयोग की अपेक्षा करने लगे। ठीक है? फिर उसके बाद वैश्विक नियम बने, विनियम बने, नीति, प्रक्रिया इत्यादियों का निर्माण हुआ ताकि समाज और विश्व के अंदर सामंजस्य को स्थापित किया जा सके। यह भी विशेषता थी। ठीक है? और इसके बाद व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है? और वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध जो आवागमन है उसको स्टार्ट किया गया। मतलब वस्तु और सेवा कहीं से कहीं ले जाया जा सके, उस तरह के यातायात की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। कंप्यूटर और इंटरनेट से पूरे दुनिया को जोड़े जाने का प्रयास किया जाने लगा। ठीक है? ये सब सारी बात समझ गए, तो ये सब क्या थी, वैश्वीकरण की विशेषता थी। सारी बातें क्लियर? माफी चाहता हूँ दोस्तों। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण के लाभ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई तो जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी जो नागरिक थे, जो विदेशी कंपनियां थी, जो कि किसी दूसरे देश में निवेश करना चाहती थी, अपना पैसा लगाना चाहती थी, तो उसको प्रोत्साहन मिला। जैसे कि मान लेते हैं भारत में ही कई सारी वैश्विक कंपनियों ने निवेश कर रखा है। जैसे कि अभी रिसेंट में यूपी में एप्पल की कंपनी, जो कि कह लें कि क्या कहते हैं, अमेरिका और जापान की कंपनियाँ हैं, ठीक है? जापान की कंपनी है शायद। तो वो उन्होंने अपना व्यापार यहाँ स्टार्ट किया। जैसे कि फ़ोर्ड जो मोटर्स है, वो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन वो अपना काम भारत में करती थी। अभी उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना व्यापार बंद किया है भारत के अंदर। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला वैश्वीकरण की वजह से, और इसके स्वरूप क्या हुआ कि विकासशील देश जो है ना, बिना अंतर्राष्ट्रीय ऋण को प्राप्त किए हुए अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त करने लगे। अब बाहर से कंपनियाँ आएँगी, ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनियाँ यहाँ जब प्रोडक्शन करेंगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि देश में जो जो विकासशील देश है उसको पूंजी की प्राप्ति होगी, और पूंजी की प्राप्ति से वो अपना विकास कर सकेंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब वैश्वीकरण से क्या हुआ कि विकासशील देशों को उन्नत देशों द्वारा विकसित की गई नई उन्नत तकनीक जो है ना, वो प्रदान किया जाने लगा। तो यह भी वैश्वीकरण का एक फ़ायदा था। वैश्वीकरण से क्या हुआ, ज्ञान का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है? और विकासशील देश ने भी अपने उत्पादन और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया बढ़ाया। ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। वैश्वीकरण से परिवहन और संचार की लागत कम हो गई, पूरा विश्व एक हो गया। तो अब क्या है कि कोई भी अगर परिवहन, मतलब अब सीधे अमेरिका से इंडिया फ्लाइट से आ जा सकते हैं, और उसके बाद इंडिया से अमेरिका फ्लाइट से आ जा सकते हैं। तो यह क्या है, परिवहन में आसानी हुई। ठीक है? संचार लागत कम हो गया। सारी बात समझ गए? अब इससे क्या हुआ कि अब बाजार पर जो नियंत्रण है ना राज्य का, कम हो गया। ठीक है? और हर देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने लगी, और सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है उसमें भी वृद्धि होने लगी। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इन फ्यूचर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव ये रहा, वैश्वीकरण की एक सफलता ये रही कि
सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई। वैश्वीकरण से भी कुछ हानि हुई हम लोगों को, विश्व को कुछ हानि हुई, ठीक है। तो वैश्वीकरण का जो संस्थागत ढांचा है ना, वो एक्चुअली थोड़ा भेदभावपूर्ण है, ठीक है। ऐसा है कि कुछ ऐसे भी देश हैं आज अभी के दौर में जो कि भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे बहुत गरीब से देश हैं, जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अमीर देशों से कुछ सामान खरीद सके, या अमीर जो बड़े-बड़े देश हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि वो इन छोटे देशों में जाकर अपना सामान बेचे, क्योंकि उन्हें उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है? तो वैश्वीकरण के दौर में अमीर और विकसित देशों की ज़्यादा जीत हुई, क्योंकि अमीर और विकसित देशों के पास ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत तकनीकें हैं, और उनके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और उसको कम से कम दाम पर विकासशील और गरीब देशों में ले जाकर बेच देती है, और वहाँ का विकासशील और गरीब देशों का सारा पैसा ले जाकर वो अपने देश में रख लेती है। तो वैश्वीकरण के दौर में एक तरह से अमीर देशों की जीत हो गई, ठीक है? और वैश्वीकरण के चलते राष्ट्र और लोगों के आय स्तरों के बीच में भी खाई बढ़ गई। ऐसा है कि जो पूंजीपति वर्ग थे, वैश्वीकरण की वजह से जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, जिन्होंने बाहर-बाहर देशों में अपना सेटअप लगाया, तो वो और अमीर के अमीर हो गए, ठीक है? अब इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य तो यही होगा ना कि ये कम से कम लोगों को खटाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएँ और कम से कम मज़दूरी दें। तो इससे क्या हुआ कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, ठीक है? आय की विषमताएँ बढ़ गई और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होने लगा। मतलब इनकम की जो विषमताएँ हैं, गरीब गरीब हो गए, उसकी आय कम हो गई, अमीर अमीर होते चले गए, और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। तो मतलब जो बड़े-बड़े देश थे और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, वो अपनी तरफ सारे पैसे को, सारे धन को खींचने लगी। तो ये समझ में आ गया, ठीक है? इतना समझ में आया। ग्राम और शहरों के बीच असमानताएँ बढ़ गई। यह एक नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि ग्रामीण लोग इतना ज़्यादा शिक्षित होते नहीं हैं, ठीक है? तो उन्हें उतना बाज़ार-वाज़ार से मतलब होता नहीं है, और जो शहरी लोग होते हैं, वो थोड़े बहुत शिक्षित होते हैं। तो इन्होंने वैश्वीकरण को माना, ठीक है? और ये अपने आप को और ज़्यादा उन्नत करते चले गए। तो अब ग्रामीण लोग और ज़्यादा पिछड़े हो गए, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में असमानताएँ भी बढ़ गई, ठीक है? और गरीबी की जो कम करने की प्रक्रिया थी, मतलब गरीबी कम हो, तो वह प्रक्रिया काफ़ी मंद हो गई, क्योंकि गरीब और गरीब होने लगा और अमीर और ज़्यादा अमीर होने लगा, ठीक है? तो ये सब क्या है ना, नुकसान है, ये सब कमियाँ हैं किसकी, तो वैश्वीकरण की, ठीक है? इतना क्लियर हो गया, और भी बहुत सारा यहाँ लिखा गया है, इतना बताने की आवश्यकता है नहीं, इतना मैंने बता दिया कि आप लोग खुश हो जाएँगे, ठीक है? और बाकी यहाँ तो दिया हुआ ही है, सारी बातों को आप लोग समझ जाएँगे, छोटी-छोटी बातें हैं, एकदम नॉर्मल सी बातें हैं, कोई भी समझ जाएगा। अब 5वाँ प्रश्न है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक, यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहला प्रश्न बताया ना कि वैश्वीकरण का फ़ायदा क्या था, तो उसको हम लोग सकारात्मक प्रभाव के साथ जोड़ सकते हैं, और वैश्वीकरण की कमियाँ क्या थी, तो हम लोग उसको नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं। तो मतलब मेरा कहना ये है कि ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला प्रश्न बिल्कुल सेम है, सेम ही उत्तर आप लोगों को लिखना है, ठीक है? जो उत्तर मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ना, वही उत्तर आप लोगों को यहाँ भी लिखना है। सब कुछ सेम है, ठीक है? बस यहाँ है कि थोड़ा बहुत लंबा-चौड़ा कर दिया है मैंने, और उसमें थोड़ा बहुत कम बताया। तो मुझे नहीं लगता इसको बताने की आवश्यकता, मैंने अभी तुरंत वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को बताया ना, कि जो विकसित राष्ट्र है ना, वो विशेषकर श्रम और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करते हैं, ठीक है? मतलब अब वो लंबे लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो अब पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही। उसके लिए अब मान लेते हैं कि वो ये प्रोडक्शन है, कुछ बनाना है, ठीक है? तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, कच्चा माल हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है, तो बड़ा से बड़ा देश जो है ना, वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल हो, फिर वो पर्यावरण को कैसे भी नुकसान पहुँचा देते हैं, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और वो कम से कम पैसे देकर के ज़्यादा से ज़्यादा श्रम, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं मज़दूरों से। तो यह विकसित देशों की एक समस्या है, और वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव मैंने तुरंत बता दिया। मुक्त व्यापार होने से क्या हुआ? वैश्वीकरण जब स्टार्ट हुआ, तो मुक्त व्यापार होने से क्या हुआ? राज्य की क्षमताएँ घट गई। अब क्षमताएँ इस तरह से घट गई, अब राज्य जो होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, वह केवल और केवल ऑफ़िसों तक सिमट कर रह गया। अब बड़े-बड़े जो उद्योग धंधे, उसको कौन कंट्रोल करने लगा? तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कंट्रोल करने लगी। तो ये दिक्कत हो गया। तो वैश्वीकरण जो है ना, एक तरह से क्या है कि इसके सकारात्मक प्रभाव में आपको क्या लिखना है? तो वैश्वीकरण की खूबियों को लिखना है, और इसके नकारात्मक प्रभाव में आपको क्या लिखना है? तो वैश्वीकरण के कमियों को लिखना है। तो दोनों एक ही है। मैंने बेकार में ये प्रश्न यहाँ डाल दिया, पता नहीं क्यों? अभी मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे समझ में आया। तो ये वाला समझ आ गया। अब है वैश्वीकरण के राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण के 3 मूल प्रभाव हुए थे। ठीक है? पहला प्रभाव था राजनीतिक, दूसरा था सांस्कृतिक और तीसरा था सामाजिक। तो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव को लगभग एक माना जाता है, और राजनीतिक प्रभाव को अलग माना जाता है। तो वैश्वीकरण के सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव की हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया
वैश्वीकरण से क्या हुआ ना कि राज्य का प्रभाव थोड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि अब बड़े-बड़े वैश्वीकरण से क्या हुआ कि बड़े-बड़े बाजार ओपन हो गए और ओपन हो गए, एकदम पूरे मुक्त बाजार हो गए। कोई भी कंपनियां कहीं पर आकर के अपना सेटअप लगाने लगी और अपना व्यापार करने लगी। तो इससे क्या हुआ कि राज्य के अंदर अब जो है ना उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई। अब कंपनियां स्वतंत्र है व्यापार करने को, तो वो ज्यादा मुनाफा कमाएंगी और सरकारों को कम देंगी, राज्यों को कम देंगी। तो वैश्वीकरण पर एक राजनीतिक प्रभाव ये रहा, ठीक है। और वैश्वीकरण के क्या हुआ कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय हुआ, ठीक है? जैसे कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुत सारे नए-नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय हो गया वैश्वीकरण से, ठीक है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हो गया, मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी जो है ना मार्केट में आ गई, ठीक है? अपने-अपने मुनाफा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? अब इसके साथ ही वैश्वीकरण के का एक राजनीतिक प्रभाव ये रहा कि राजनीतिक पटल पर महिलाओं को भी थोड़ी बहुत अब मतलब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। महिलाओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। राजनीति में भी कुछ महिलाएँ आ गईं। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? इतनी बातें समझ में आ गई। अब ऐसा है कि क्या कहते हैं कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक और सही सूचनाओं को प्रदान करने में सफल हो गए। तो यह एक राजनीतिक प्रभाव था वैश्वीकरण का, ठीक है? बाजार जो है आर्थिक और सामाजिक सामाजिक प्राथमिकताओं से भरा पड़ा हो गया। बाजार में अब वही सामान बिकने लगे जिसकी डिमांड है, ठीक है? जिसकी डिमांड ही नहीं है वो क्यों बेचा जाएगा, ठीक है? तो ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद आधुनिक तकनीक से राज्य के अंदर शासन प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई, तो यह भी वैश्वीकरण का एक राजनीतिक प्रभाव था। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। बेशक वस्तुएं वैश्वीकरण के कारण कम और सस्ते दामों पर मिल रही है, पर अब जाने अनजाने में हम उन कंपनियों पर निर्भर हो गए हैं जो कि बड़ी बड़ी परिवहन नेटवर्क कंपनियां हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला वैश्वीकरण से, ठीक है। लेकिन इसी वैश्वीकरण के कारण हम जो है ना अब बड़े-बड़े कंपनियों पर निर्भर हो गए हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर निर्भर हैं। अगर ये बंद हो जाए, तो हमारे शॉपिंग में हमें दिक्कत आ जाएगी। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। अमेज़न तो मल्टीनेशनल कंपनी है क्योंकि ये एक से ज़्यादा देशों में व्यापार कर रही है। हालाँकि फ्लिपकार्ट अभी उतनी बड़ी हम इसको मेरे ख्याल से ये मल्टीनेशनल ही है, ठीक है? लेकिन फिर भी इसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व इंडिया में है क्योंकि इसकी शुरुआत इंडिया में ही हुई थी और फ्लिपकार्ट को सचिन बंसल और सचिन बंसल ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था 2016 में शायद, ठीक है? बाद में अभी 2021 या 2020 में शायद इसमें वॉलमार्ट ने भी अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, अमेरिकन कंपनी है वॉलमार्ट। तो खैर उस पे हम लोग बात नहीं करते हैं। तो अब हम लोग क्या है कि मूल रूप से इन सारी कंपनियों पर निर्भर हो गए हैं, ठीक है? उसी तरह परिवहन नेटवर्क कंपनियों पर हम निर्भर हो गए। अब ऑनलाइन शॉपिंग तो कर लेंगे तो फिर हमारे पास सामान कौन पहुँचाएगा? तो यही परिवहन नेटवर्क कंपनियाँ ही तो पहुँचाएँगी, यही कुरियर कंपनियाँ ही तो पहुँचाएँगी। तो अब इनका भी नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया। अब जैसे आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवरी वाले से मँगवाना है, अब वो कंपनी ही ना रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ई-कॉम एक्सप्रेस से मँगवाना है, ना रहे तो दिक्कत हो जाएगी। अमेज़न के ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से मँगाना है, विदेश से कोई सामान मँगाना है, वो ही ना रहे तो फिर दिक्कत होगी। तो ये सब जो है ना वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है। तो वैश्वीकरण की सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है ना कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समरूपता को भी बढ़ावा दिया। अब संपूर्ण विश्व के लोग एक-दूसरे से मिल गए हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे भारत में पहले ट्रेडिशन था कि हम लोग पहले कुर्ता और क्या कहते हैं धोती पहनते थे, लेकिन बाद में हमने पश्चिमी देश की सभ्यता को अपनाया, पश्चिमी देश की संस्कृति को अपनाया और हमने भारत में जीन्स के पहनावा को भी स्वीकार किया, अंग्रेजी बोलने को भी स्वीकार किया, ठीक है? इसी के साथ-साथ वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव ये भी रहा कि हमारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। खान-पान में परिवर्तन आया, रहन-सहन में परिवर्तन आया, पहनावे में परिवर्तन आया, भाषा शैली में परिवर्तन आया। इतना क्लियर हो गया? तो ये सब वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव है। ये सब समझ में आया या नहीं आया? ठीक है? अब एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को खान-पान का, ठीक है? सॉरी दोस्तों। एक इंडिया का मैं मैप लेता हूँ। आप लोग इंडिया का मैप ऐसा है कि ये तो नहीं बना भाई। मैं इंडिया का एक छोटा-सा मैप ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला ये वाला एक पोर्शन है, ठीक है? इंडिया में ये एक पोर्शन है, इंडिया बहुत बड़ा है, उसमें से एक ये वाला पोर्शन है, क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ये। आपको आप लोगों का एक प्रिय फास्ट फूड होगा मोमो, ठीक है? आपको पता है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, आप हरियाणा में रह रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, ठीक है? फिर आप क्या कहते हैं, केरल में रह रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं। तो ये मोमोज़ आया कहाँ से? ये मोमो जो है, ये आया कहाँ से? आपको पता है?
वास्तव में इस मोमो का जो प्रचार प्रसार है ये चाइना से होकर के कहाँ पहुंचा, तो ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा, क्योंकि इसी नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है चाइना कंट्री। चाइना में मोमो का प्रचलन काफी ज्यादा है। अब ये मोमो पहुंच गया भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो क्षेत्र पड़ता है उसमें असम है, मिजोरम है, ठीक है, 7 राज्य हैं टोटल। असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और उसके बाद मेघालय है शायद। तो 6-7 राज्य यहाँ पर है, तो यहाँ पर मोमो का काफी ज्यादा प्रचलन हुआ। अब चूंकि भारत का यह एक हिस्सा है, तो धीरे धीरे मोमोज ने अपनी पैठ बढ़ानी स्टार्ट की और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? वैश्वीकरण की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अगर वैश्वीकरण ना हुआ होता तो ये जो चाइना के लोग हैं वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते नहीं, और अगर ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुंचते तो ये अपने खान पान को नॉर्थ ईस्ट भारत में नहीं लाते, और भारत में नहीं लाते तो ये जो मोमो है ये भारत के विभिन्न भागों में नहीं पहुंचता। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण का ये प्रभाव कैसा था। मतलब वैश्वीकरण ने कैसे पूरे विश्व को प्रभावित किया, भूमंडलीकरण ने कैसे पूरे विश्व को प्रभावित किया। इतना क्लियर हुआ अथवा नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। समझ में आया या नहीं आया? अब अभी देख लेते हैं। शास्त्रीय संगीत का जो जनक है वो भारत को कहा जाता है, मेरे ख्याल से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद में शायद भारत के शास्त्रीय संगीत की चर्चा की गई है, और कंफर्म तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ इतना याद है कि सामवेद ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और संभवतः इसी के अंदर पूरे शास्त्रीय संगीत की चर्चा की गई है। तो ये जो भारत का शास्त्रीय संगीत है ये पूरे विश्व भर में फैल गया, और पूरे विश्व भर के लोग इस शास्त्रीय संगीत को मानते हैं और इसको मतलब एक तरह से इज्जत देते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? तो ये वैश्वीकरण की एक क्या कह ले, वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव है जो कि पूरे विश्व पर है। इतना क्लियर हुआ? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को मोमो का उदाहरण दिया, तो वैश्वीकरण से भारत में पश्चिमी संस्कृति बढ़ने लगी है। जैसे आजकल हम पिज्जा बर्गर और उसके बाद पिज्जा बर्गर खाते हैं, नीली जीन्स पहनते हैं, ठीक है, मॉल में जाते हैं, ये सब क्या है? पश्चिमी संस्कृति के संकेत है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो खंड 3 ब्लॉक 3 अब क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन है ये ब्लॉक 4 का क्वेश्चन है, और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके सभी घटकों की व्याख्या कीजिए। तो एक्चुअली क्या है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसमें भी वर्तमान में शायद 193 देश शामिल है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना, और ये जो स्थापित हुआ था तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्थापित हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में काफी जान माल का नुकसान हुआ था, काफी लोग मारे गए थे, काफी धन का नुकसान हुआ था। तो इस वजह से सारे देश जो है ना वो वैश्विक मंच पर एक संगठन का निर्माण करना चाह रहे थे, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई युद्ध ना हो। तो इसी वजह से उन्होंने क्या निर्माण किया, तो क्या निर्मित किया, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का थोड़ा बहुत इतिहास मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले 1899 में शांति से निपटने, युद्धों को रोकने और युद्धों के नियम को संहिताबद्ध करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था 1899 में, ठीक है। इस सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिप्रद निपटान के लिए एक कन्वेंशन को अपनाया गया, और वर्ष 1902 में एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसने 1902 में अपना कार्य करना आरंभ किया, ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था थी, मतलब यह सबसे पहली संस्था थी, ठीक है। बाद में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानी गई, ठीक है, और ये ऐसा संगठन था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के पश्चात बना, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद ये संगठन बनाया गया था, ठीक है। और 1919 में वर्साई की संधि के तहत इस नेशन को, ये लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सॉरी क्या कहते हैं, मिस्टेक हो गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तो पहले से चल रहा था, लीग ऑफ नेशंस भी हो गया, बाद में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी 1919 के वर्ष में हो गई, ठीक है, वर्साई की संधि के बाद। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो संयुक्त राष्ट्र नाम है ना, ये दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। और ये बाद में क्या हुआ कि ये सभी संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, लीग ऑफ नेशंस और उसके बाद ये क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी मिल गए, और 1942 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण इन सभी देशों ने मतलब इन सभी संगठनों ने कर दिया। और इस संगठन के निर्माण में कुल 26 देशों ने हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर, और उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र संघ निर्मित हो गया था। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बाद में फिर ये एक अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत बड़ा क्या कहते हैं संगठन बना,
और ये बना 1945 ईस्वी में, ठीक है? 1942 में तो केवल 26 देशों के हस्ताक्षर थे, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसमें सारे देश सम्मिलित होने लगे, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर ये इसका एक सम्मेलन स्थापित किया गया 1945 में और इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उन्होंने हस्ताक्षर किए और संयुक्त राष्ट्र संघ के वो लोग सदस्य बन गए। तो इस तरह से यह एक वैश्विक संस्था के तौर पर उभर कर हमारे सामने आई और इस संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 घटक हैं, मुख्य 6 घटक हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और उसके बाद चौथा है शायद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो अभी हम इन सभी 6 के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मूल जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यही विचार-विमर्श करता है और नीति निर्धारण का काम करता है, ठीक है? और इस महासभा में कुल 193 देश हैं, ठीक है? और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संघ है, ठीक है? और प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं, ठीक है? और ये जो महासभा है इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय लिए जाते हैं जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और अन्य बजटीय मामलों की जो है ना यहाँ पर जांच परख होती है और 2/3 बहुमत से इसे पारित करने की कोशिश की जाती है, ठीक है? और महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुना जाता है और फिर बाद में नए अगले वर्ष फिर नए महासभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। और दूसरा जो घटक है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है सुरक्षा परिषद, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक है, उसका मूल उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखना। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थायी हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और बाकी जो 10 देश हैं, वो एकदम 2 वर्ष के पश्चात चेंज होते हैं, मतलब अस्थायी हैं, समय-समय पर ये परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है? और जो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अमेरिका, इनके पास वीटो पावर है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब तीसरा घटक है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये जो है ना, ये क्या करता है तो समन्वय का काम करता है, नीति की समीक्षा करता है मतलब जो भी नीति बनाई गई, उसको वो चेक करता है सही है या गलत है, ठीक है? आर्थिक स्तर पर पूरे विश्व में जाँच-पड़ताल करते रहता है और पर्यावरणीय मुद्दों को देखता रहता है कि हाँ, ये सही है या ये गलत है, ठीक है? और ये जो है ना इसमें कुल क्या कहते हैं 3 वर्ष की अवधि होती है इसकी। 3 वर्ष की अवधि के लिए इसमें 54 देशों को शामिल किया जाता है, 54 राज्यों को शामिल किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें नए चुनाव होते हैं और फिर नए देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है? तो ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, ये सतत पोषणीय विकास पर चर्चा करता है और फिर उसके बाद एक निश्चित बहस और एक अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद करता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है? अब है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल हालाँकि ये बंद हो गया है अब ये एकदम काम करना बंद कर चुका है। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना संयुक्त राष्ट्र का ये संघ का ये जो एक घटक है, ये एक्चुअली 1945 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? और ये अध्याय शायद 13वां में अंकित है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था ना कि कुछ देश जो है ना टूट-फूट गए थे। तो इस न्यास परिषद को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि देशों को एकीकृत करे और जो क्षेत्र इधर-उधर अलग-थलग पड़ गए, उनको वैश्विक स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया जाए। ठीक है? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसके बाद क्या हुआ कि इसने 11 न्यास क्षेत्रों को मतलब चेक किया, ठीक है? और उसके बाद उसको अपने-अपने जगह पर सुसज्जित किया और देशों को मिलाया, एक देश को दूसरे देशों से मिलाया, जर्मनी जो कि अलग-थलग पड़ गया था, उसको एकीकृत किया। तो इस तरह से सारे काम हो जाने के बाद, जो इसका मुख्य उद्देश्य था, टूटे-फूटे राज्यों को जोड़ना, एकीकृत करना, तो वर्ष 1994 में ये सारा काम इसका हो गया, तो न्यास परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद जो है, इसने 1 नवंबर 1994 को अपना काम करना बंद कर दिया। मतलब ये अब एक तरह से मृत व्यवस्था है, ये एक मृत घटक है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर का, ठीक है? अब 5वां घटक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है और यह जून 1945 से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्थापित किया गया है और यह अप्रैल 1946 से अपना काम कर रहा है और अब तक अपना काम कर रहा है, ठीक है? और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह जो है ना, पहले से ही जो कि 1920 में जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया, इतिहास में मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था ना, 1 सेकंड, कहाँ गया भाई?
हाँ, ऊपर में, बस पहुँच गए। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक फ़ॉर्मेट तैयार हुआ था, तो इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फ़ॉर्मेट को बाद में क्या किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें बदल दिया गया था, ठीक है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको बदल दिया गया। छठा घटक है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय, ठीक है? और सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और हज़ारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य होते हैं, जो कि महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों का जो दिन प्रतिदिन का कार्य है उसको देखते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। और महासचिव जो होता है ना संगठन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और जिसे कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। और शायद अभी संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव है शायद एंटोनियो गुटेरेस हैं। कन्फर्म तो नहीं हूँ, शायद हाँ एंटोनियो वेन गुटेरेस ही हैं। ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियां भी हैं, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र के जो कुछ और घटक भी हैं, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व धरोहर सूची वाली जो यूनेस्को है, वो है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र की ही एजेंसियां हैं, ठीक है? और ये अलग-अलग मुद्दों पर विचार करती है। जिसमें से मैं आपको एक ये जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन अ, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है? इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नींव रखी गई। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसमें क्या होता है कि सारे देश पैसा देते हैं और जो देश जितना पैसा देते हैं उसके हिसाब से इन्हें नेतृत्व प्राप्त होता है इन देशों को, ठीक है? अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, ये क्या करता है गरीब देशों को ऋण देने का काम करता है। गरीब देशों को ऋण देता है और उनको जो है ना, उनको आर्थिक मदद करता है और बाद में फिर वो ऋण उससे वापस ले लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये ऐसा काम करता है। विश्व बैंक भी लगभग यही काम करता है, ठीक है? और 1944 में इसे मतलब स्टार्ट किया गया था और ये 1945 से अपना काम स्टार्ट किया था और ये भी लगभग यही करता है, छोटे-मोटे देशों को ऋण देता है और उसके बाद उसके विकास में उसकी मदद करता है और ये ज़ीरो क्या कहते हैं 0% इंटरेस्ट पर भी ऋण देने का काम करता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों और कमियों के बारे में बताइए। तो चूँकि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण ही हुआ था शांति और सुरक्षा के लिए, तो यह एक इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र ने काफ़ी हद तक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में अपनी सफलता प्राप्त की है, ठीक है? और नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकने में भी इन्होंने एकदम सफलतापूर्वक मतलब कार्य किया है। बहुत सारे देशों में नाभिकीय जो कार्य है ना, उसको मतलब नाभिकीय हथियार बनाने से इन्होंने मना किया और बहुत सारे देश ने इसको माना भी, ठीक है? और निरस्त्रीकरण का समर्थन भी करता है। संयुक्त राष्ट्र कहता है कि भाई देखो, शस्त्र का जो तुम लोग संग्रह कर रहे हो अलग-अलग राज्य, ये मत करो क्योंकि ये जो है ना एक तरह से नरसंहार का कारण बनता है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो नरसंहार को रोकने का भी काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, ठीक है? जो मनुष्य का जो इतना क्या कह लिए राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समुदाय को जो नष्ट कर दिया जाता था, तो उसको रोकने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। आर्थिक विकास में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने मदद की है, विकास को बढ़ावा दिया है, जैसे कि उन्होंने कई सारी संस्थाएँ खोली है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया आईएमएफ क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है? इंटरनेशनल मनी फंड, उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना की ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, अलग-अलग देशों को आर्थिक तौर पर मदद दी जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने के लिए भी इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं। जैसे कृषि विकास के लिए इन्होंने इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किया, जैसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो संस्था है, ये गरीब लोगों को कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है, ठीक है? तो ये भी एक इसकी उपलब्धि रही है, ठीक है? अफ्रीका एक गरीब देश है, ठीक है? तो इसके विकास पर भी इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ध्यान केंद्रित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे इनकम का 36% व्यय अभी भी अफ्रीकी देशों पर होता है ताकि अफ्रीकी देश जो इतना गरीब है इसको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और संयुक्त राष्ट्र संघ महिला कल्याण को भी बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक है? तो इसी को बढ़ावा देने के लिए इसने यूएन वुमेन करके भी एक अपनी एक संस्था खोल रखी है इन्होंने, ठीक है? भुखमरी से निपटने का भी काम करता है। इसने फूड और एग्रीकल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन करके संस्था बनाए रखी है, जो कि विश्व भर में भुखमरी को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो विश्व भर में अनेक-अनेक देशों में ये भुखमरी समस्या को खत्म करने के लिए मतलब प्रयास कर रहा है। बाल कल्याण के लिए जैसे कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन क्या है वही यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, बाल कल्याण के लिए उनको पढ़ाने के लिए भी इसकी कई संस्था है जो कि क्या कर रही है?
तो मदद कर रही है। एक तरह से ये सब इसकी खूबियाँ हैं, ठीक है? ये सब इसकी उपलब्धियाँ हैं। पर्यटन को भी इसने बढ़ावा दिया है, जैसे कि ये वैश्विक ऐतिहासिक धरोहर की ये सूची जारी करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये जारी करता है, तो यहाँ वहाँ लोग पर्यटन हेतु जाते हैं। तो इस तरह से ये सब उपलब्धि है। सामाजिक विकास में भी इसने मदद किया है, जैसे कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वास्तुकला एवं प्राकृतिक स्थलों को संरक्षण दिया है इसने, तो इसने सामाजिक विकास में भी मदद की है, ठीक है? वैश्विक मुद्दों पर ये अग्रणी होता है। विश्व में कोई भी घटना घटित होती है, तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ उस पे प्रतिक्रिया देता है और संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भई देखो जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। मानवाधिकार के लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है? सार्वभौमिक व्यस मताधिकार को भी सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही लागू करने का काम किया, ठीक है? राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर दर्जनों कानून इन्होंने बनाए हैं और विश्व के अनेक देशों पर लागू करने का प्रयास किया है। इसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है, ठीक है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी इन्होंने कई सारे समाधान मतलब खोजे हैं। जैसे ओज़ोन परत का संक्षरण हो रहा था, तो इन्होंने एक संगठन बनाया यूएनईपी, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऐसे इन्होंने संगठन बनाए हैं और इसके माध्यम से पर्यावरण को बचाने में भी काफ़ी मदद कर रहा है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इन्होंने बना रखा है, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है? इंटरनेशनल कोर्ट इन्होंने बना रखा है ताकि जो युद्ध के अपराधी हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सके। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने की भी इसने कोशिश की है। जैसे कि मतलब बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी हल करने की इसने कोशिश की है, ठीक है? और उसके बाद मानवीय मामलों में भी इन्होंने कई सारे हस्तक्षेप किए हैं, जैसे कि शरणार्थी, कई ऐसे नागरिक होते हैं जिनको किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, तो उन्होंने उन शरणार्थियों को भी सहायता दी है, उसके लिए भी उन्होंने यूएनएचसीआर करके एक संगठन बना रखा है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत सारा काम इन्होंने किया है, मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है, मैटरनिटी लीव मिलती है हर माँ को, ठीक है? जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो 6 मंथ का अवकाश उन्हें भी दिया जाता है। तो ये क्या है, इसको बढ़ावा किसने दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही दिया है, ठीक है? ठीक है? पोलियो को समाप्त करने का काम भी इन्होंने इसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। तो ये सब इसकी उपलब्धियाँ हैं, ठीक है? लेकिन इसकी कुछ असफलता भी है, जिसको अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वर्साई की संधि के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशंस की, बाद में लीग ऑफ नेशंस ही संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाया। तो वर्साई की संधि का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध था, लेकिन वर्साई की संधि का उल्लंघन किया गया था और वो किया था जर्मनी ने, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर इसका उल्लंघन हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है, यह एक कमजोर नींव पर खड़ा है। इसके केंद्र में कोई नहीं है, ठीक है? राष्ट्र संघ में संवैधानिक दृष्टि से भी दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से तो होते हैं, सभी देश सहमत तो होते हैं, लेकिन किसी देश को वो निर्णय मानने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बाध्य नहीं कर सकती है। मतलब निर्णय जो भी हो, लेकिन कोई देश उसको चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने, ठीक है? तो इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ संविधान में कुछ सलाह ही दे सकता है, उसको स्वीकृत कराने की शक्ति उसके अंदर नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यह भी एक कमी है, ठीक है? और राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं है, यह सेना के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर है। तो अगर इस पर कोई हमला हो जाता है, तो यह एक समस्या हो जाएगी, क्योंकि अब मान लेते हैं सहायक देश इसकी मदद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब ये अपनी सेना के लिए दूसरों के अधीन है, तो यह भी एक इसकी कमी है, ठीक है? और आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रीय संघ की विफलता को मतलब सिद्ध किया है। आर्थिक मंदी का सामना करने वाले विश्व के देश जो है ना, वो संकुचित राष्ट्रीय भावनाओं के विकास से जुड़ गए, ठीक है? और इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में काफ़ी दिक्कत हुई। मतलब जो कुछ गरीब देश है ना, वो आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। अब उनको ये उस तौर पर मदद नहीं दे पा रही है जितना कि इसे देना चाहिए। तो यह भी एक तरह से एक विफलता का कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है? अब हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो दरअसल क्या है ना कि कई कमियाँ हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, लेकिन फिर भी इन्होंने विश्व को अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इसने सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है? और हर देश के लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में भी इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलित करने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कमी होने के साथ-साथ इसमें इतने पर्याप्त गुण हैं कि यह आज भी सक्रिय है और अब तक निष्प्रभावी नहीं हुई है और भविष्य में भी निष्प्रभावी नहीं होगी। तो इतना क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्रवाद क्या है? विस्तार से बताइए। तो क्षेत्रवाद का अभिप्राय होता है दोस्तों
किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से जहाँ पर आर्थिक और सामाजिक कारणों से एक पृथक अस्तित्व के लिए भावना जागृत हो जाए। ऐसा है कि मान लेते हैं कोई भारत है, एक देश भारत है, यहाँ पर अभी पंजाब से एक देश अलग होना चाह रहा है, खालिस्तान, ठीक है? तो खालिस्तान क्यों अलग होना चाह रहा है? भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इस खाली ये जो क्षेत्र है, पंजाब में एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र के लोगों में एक अजीब-सी कुंठा हो गई है। वो ये चाहते हैं कि वो भारत से अलग हो जाए और अपना स्वयं का आर्थिक विकास कर ले और अपना स्वयं का सामाजिक विकास कर ले। तो क्षेत्रवाद यही है। क्षेत्रवाद क्या होता है कि एक बड़े से क्षेत्र के अंदर, छोटे से क्षेत्र के अंदर आर्थिक सामाजिक तौर पर कुंठा का उत्पन्न हो जाना, जिसकी वजह से ये अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं। तो यही क्षेत्रवाद है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है? ये सब समझ गए? भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में ये क्षेत्रवाद की मानसिकता अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? और क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का इतिहास जो है ना, ये 2 तरीके से समझ सकते हैं, सकारात्मक तरीके से, नकारात्मक तरीके से। अब क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का पहला कारण था भौगोलिक और सांस्कृतिक। तो प्रायः क्या होता है ना कि जैसे पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, खालिस्तानी लोग क्यों खालिस्तान की डिमांड करें? क्योंकि वहाँ पर सिख लोग ज़्यादा हैं, सिख वहाँ पर बहुसंख्यक है, तो सिख लोग चाहते हैं कि वो अपनी एक संस्कृति विकास विकसित कर लें, वो अपनी संस्कृति के आधार पर अपना एक देश स्थापित कर लें। तो क्षेत्रवाद जो है ना, इसके विकसित होने का एक मूल कारण भाषा और संस्कृति भी होती है, क्योंकि यही जो है ना, क्षेत्रवाद की भावनाओं को भड़काती है, ठीक है? तो भारत के विभिन्न प्रांत में अपनी-अपनी भाषा है। आप भी अभी भी जानते हैं कि भारत के अधिकतर राज्यों का जो गठन हुआ है ना, भारत के जो अधिकतर राज्य टूटे हैं, वो केवल और केवल भाषा के आधार पर ही टूटे हैं। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, ठीक है? केरल की ओर चली जाइए तो उधर मलयालम बोला जाता है, फिर उसके बाद कहीं तेलुगु बोला जाता है, उड़ीसा चले आइए तो उड़ीसा में शायद कन्नड़, उड़ीसा में शायद उड़िया भाषा बोली जाती है, ठीक है? बिहार में हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर ये सब वितरण हुआ, तो ये सब क्षेत्रीयता ही तो है। भाषा को श्रेष्ठ मानकर क्या होते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बड़े क्षेत्र में अपने आप को हीन मानने लगते हैं और फिर वहीं से क्षेत्रवादी कुंठा का विकास होता है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण की वजह से ही क्षेत्रवाद का विकास होता है। प्रशासनिक कारणों की बात कर लेते हैं। तो प्रशासनिक कारणों से क्या होता है ना कि विभिन्न राज्य की जो प्रगति में अंतर होता है, ठीक है? कुछ राज्य में प्रभावशाली औद्योगिक क्रांति के कारण विकास होता है, तो कुछ राज्य में यह बहुत धीमी गति से होता है, जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। अब मान लेते हैं क्या होता है ना कि हम इसको भारत के संदर्भ में ही समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मुंबई, दिल्ली ये सब काफ़ी बड़ी औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर काफ़ी सारे उद्योग धंधे हैं, ठीक है? लेकिन बिहार में बहुत कम उद्योग धंधे हैं क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था में कमियाँ हैं, ठीक है? इसी वजह से ये राज्य पिछड़ा हुआ है और वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है और इस वजह से वो राज्य अच्छा है, ठीक है? तो प्रशासनिक कारण की वजह से भी क्षेत्रवाद को का जो है ना विकास होता है। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि भई देखो हमारा राज्य पिछड़ा है, तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो वो एक संगठन बनाने का प्रयास करेगा वो व्यक्ति। अब जैसे ही वो संगठन बनेगा तो धीरे-धीरे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के 3 मूल कारण, वो भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण और प्रशासनिक कारण। तो इस वजह से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अब है राजनीति में नव क्षेत्रवाद क्या है विस्तार से बताइए? तो नव क्षेत्रवाद या नया क्षेत्रवाद जो है ना इसकी उत्पत्ति शीत युद्ध के समाप्ति के बाद होती है, ठीक है? और ये क्या करता है वैश्विक आर्थिक एकीकरण की क्या कहते हैं वैश्विक आर्थिक एकीकरण या वैश्वीकरण के साथ इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? और इसके विकास ने अंततः उन क्षेत्रीय संगठनों को जन्म दिया है, जो पुराने क्षेत्रीयता के युग में बने व्यापार की तुलना में अधिक खुले हैं, ठीक है? जो अब देखिए, जैसे एशिया में एक संगठन चलता है आसियान, ठीक है? आसियान करके एक संगठन है, यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें केवल और केवल एशिया और साउथ एशिया के देश ही शामिल हैं और ये क्षेत्रवाद की भावना से ग्रसित है। ये सभी इसमें जितने भी देश हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जैसे ए फॉर क्या कहते हैं ये आसियान करके है, ये इसको शायद बोलते हैं एशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया ऐसे ही है कुछ, ठीक है? अभी मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा है। आसियान हाँ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, ठीक है? तो ये सब मिलकर के क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे देश के अंदर, इस देश के अंदर, इस संगठन में जितने सदस्य हैं ना, वो सोचते हैं कि भई ठीक है, जितने सदस्य हैं वो सभी मिलकर एक-दूसरे के लिए कार्य करें और एक-दूसरे क्षेत्र को बढ़ावा दें। तो यही नव क्षेत्रवाद है, ठीक है? नव क्षेत्रवाद कहता है कि अपने आस-पास के क्षेत्रों के साथ व्यापार कीजिए और मुक्त व्यापार कीजिए और बिना किसी समस्या के व्यापार कीजिए, लेकिन बाहरी देशों को उस व्यापार में अपने साथ संगठित ना कीजिए, ठीक है? इसी तरह अन्य जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देशों ने अपना एक यूनियन बना रखा है, यूरोपियन यूनियन,
तो इन सभी देशों के अंदर इन सभी इस यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने देश हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं? अपने हितों को देखते हैं। तो यही क्षेत्रवाद है, नव क्षेत्रवाद यही कहता है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नए क्षेत्रवाद ने उन क्षेत्रीय संगठनों को जन्म दिया है जिनमें नीतिगत उद्देश्यों का एक व्यापक समूह है, जबकि क्षेत्रीयवादी परियोजनाओं के पिछले रूपों का संबंध आर्थिक या सुरक्षा नीतियों से था। 1980 के दशक में अंत में गठित या फिर से शुरू की गई क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा अपनाई गई नीतियों में पर्यावरण और सामाजिक नीति के साथ-साथ नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी प्रोत्साहित करने की नीति शामिल थी। गरीब देशों द्वारा की गई क्षेत्रीय परियोजनाओं जैसे अफ्रीकी महाद्वीप में के दक्षिणी शंकु में एसडीसी के संबंध में इन क्षेत्रीय संगठनों में स्पष्ट विकासात्मक उद्देश्य शामिल थे जो व्यापार और मौद्रिक नीति से परे थे। तो ऐसा है कि जब नव क्षेत्रवाद का उदय हुआ तो इसके साथ-साथ क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ। मैंने आप लोगों को बताया आसियान, यूरोपियन यूनियन। तो ये सब जो संस्थाएँ गठित हुई ना, तो इनका उद्देश्य था व्यापार को बढ़ावा देना और साथ ही साथ पर्यावरण और सामाजिक नीतियों को भी बढ़ावा देना। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में क्षेत्रीयता का पुराना रूप संरक्षणवादी आर्थिक दोषों की ओर बढ़ा, जहाँ सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन ब्लॉक के बाहर के देशों के साथ व्यापार व्यापार बाहरी व्यापार बाधाओं द्वारा हतोत्साहित किया गया था। तो ऐसा है कि जो पुराना क्षेत्रवाद था, वो ये कहता था कि आप व्यापार कीजिए, संगठन बनाइए, लेकिन क्षेत्रीय संगठन बनाइए, उसमें बाहरी देशों को मत मिलाइए, बाहरी राज्यों को मत मिलाइए, उनको हतोत्साहित कीजिए। लेकिन बाद में जो नव क्षेत्रवाद आया, उसने नए-नए क्षेत्रों को खोला, उसने कहा देखो भई, ये गलत है, तुम जो संगठन के साथ व्यापार कर रहे हो, वो सही है, तुम जो अपने क्षेत्रीयता के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहे हो, तो वो सही है, लेकिन इसके साथ-साथ तुम दूसरे देशों को भी मौका दो कि वो तुम्हारे साथ आकर के प्रतिस्पर्धा कर सके, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सके, ठीक है? तो इस तरह से विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि बढ़ती वैश्विक एकीकरण की प्रक्रिया में बाधाओं को पेश करने के बजाय इन नए क्षेत्रवादी परियोजनाओं ने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता की। तो विद्वानों ने ये निकाला कि जब वैश्वीकरण हो रहा था, तो ये क्षेत्रवाद जो पुराना क्षेत्रवाद था, ये एक तरह से बाधा बन रहा था क्योंकि पुराना क्षेत्रवाद कह रहा था कि भई तुम सिर्फ़ क्षेत्रीय संगठनों के साथ व्यापार करो, क्षेत्रीयता के साथ व्यापार करो, ठीक है? लेकिन बाद में जब नव क्षेत्रवाद आया तो उसने कहा कि भई क्षेत्रीय परियोजना जो चल रही है ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़े बहुत बाहरी परियोजनाओं को भी अंदर आने का मौका दिया जाए, ताकि एकीकरण को बढ़ावा मिले, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतनी सारी बातें थी और जितनी भी बातें थी वो सब मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों को बता दिया। इसमें टोटल 19 या 20 प्रश्न मैंने आप लोगों को दो सभी ब्लॉक से बताए सॉरी 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों खंड से मैंने आप लोगों को 19-20 प्रश्न बताए। और संभवतः इसी 19-20 प्रश्न के उत्तर से मैं ये कहना चाह रहा था इसी 19-20 प्रश्न के अंदर से सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के एग्जाम में आएँगे। क्वेश्चन चाहे सीधा पूछे, चाहे घुमा के पूछे, चाहे उलट के पूछे या चाहे पलट के पूछे। क्वेश्चन तो यही पूछेगा और आपसे अगर पूछेगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो आप वो आंसर लिख के चले आइएगा, आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर। इस वीडियो में कोई गलती अथवा त्रुटि है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है? और इस वीडियो को देखकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा कम से कम ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल जाए, मैं ज़रा-सा एप्रिसिएशन महसूस कर लूँ और साथ ही आप लोग एक काम कीजिएगा कि अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे संभवतः किसी नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ।